हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरी एक अनदर वीडियो आ रही है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। लोग अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें हम बेसिकली 3 सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। और ये तो आप बेसिकली देखा जाए तो 9th में भी पढ़ते हुए आ रहे हो, और उससे पहले छोटी छोटी क्लासेस में भी आपने बहुत कुछ स्टडी किया हुआ है। तो इस पर ज़्यादा मतलब कि मैं अपने आप को रिलेट ना करते हुए ज़्यादा अपने आप को वर्टिसेस में डालते हुए आगे बढ़ती हूँ। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर। हमारी इंडियन जो इकॉनमी है या फिर इंडिया के जो लोग हैं मोस्टली जो डिपेंडेंट है प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जिसमें बेसिकली डेयरी, फिशिंग आपकी आ जाती है। और सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं एक तरह से, सेकेंडरी जिसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बदला जाता है अलग अलग फॉर्म्स में मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, जिसको हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन फाइबर का यूज़ करना प्लांट से, हम यान की स्पिनिंग करते हैं, वीविंग करते हैं क्लोथ्स की, ठीक है। इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। तीसरा हमारे पास टर्शरी सेक्टर है जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जितने भी जैसे हो गए आपके जो गुड्स जो मतलब प्रोड्यूस किए जाते हैं प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में, उनको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है ट्रक्स या ट्रेन्स के थ्रू, और उनको फिर आगे होलसेल और रिटेल शॉप्स में बेचा जाता है। अगर आप एक चीज़ ध्यान में दोगे तो इसके अंदर बेसिकली क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड भी आ सकता है, जिसके अंदर लिखा जाता है जैसे कि पेज नंबर 21 मैंने लिखा हुआ कि इमेजिन करो क्या हुआ अगर फार्मर ने मना कर दिया शुगर केन बेचने के लिए एक पर्टिकुलर शुगर मिल को, तो मिल को शट डाउन करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, बेसिकली एग्जाम्पल है सेकेंडरी इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो डिपेंडेंट है प्राइमरी के ऊपर। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, मतलब एमसीक्यू बेस्ड के अंदर आप पढ़ना चाहो करना चाहो तो आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट चीज़ जो इसमें आती है, मैंने बात करी नेक्स्ट जीडीपी। जीडीपी बेसिकली क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी तो जीडीपी के बारे में मैंने अर्लियर चैप्टर्स में भी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको वहाँ से समझ में वहाँ से समझ सकते हैं, बट मैं अब आपको दोबारा भी बता देती हूँ जीडीपी के बारे में। जो भी मतलब कि क्या था कि तीनों सेक्टर्स का सम प्रोडक्शन होती है वो आपको जीडीपी देती है, यानी कि वैल्यू है सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी प्रोड्यूस किए गए पर्टिकुलर एक कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर ईयर में। और जीडीपी दिखाती है कि आपकी कंट्री की इकॉनमी कितनी बड़ी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जिस चीज़ पे हमें वर्कआउट करना है, व्हाई इज टर्शरी सेक्टर बिकमिंग इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। ये जो टर्शरी सेक्टर है इंडिया में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो रहा है। सबसे पहली चीज़, कोई भी कंट्री के अंदर ना बहुत सारी सर्विसेज होती है, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गई, पोस्ट टेलीग्राफ पुलिस स्टेशन वगैरह हो गए, कोर्ट्स वगैरह हो गए। तो ये सारी की सारी बेसिक सर्विसेज होती है। डेवलपिंग कंट्री में गवर्नमेंट को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। दूसरी चीज़ जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर की और इंडस्ट्री की, इसकी वजह से बहुत सारी सर्विसेज की डेवलपमेंट होती है, तो इसमें ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज आता है। तीसरी चीज़, जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है बहुत सारे लोग डिमांड करने लग जाते हैं ज़्यादा सर्विसेज घर से बाहर खाने के लिए, टूरिज्म, घूमना करना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। चौथी चीज़, पिछले कुछ सालों से नई नई सर्विसेज जैसे जो इन्फॉर्मेशन यानी आईटी टेक्नोलॉजी हो गई वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, और इसी वजह से जो ये सर्विसेज धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अब ठीक है, तो हमने जैसे भी वो बात करी प्राइमरी टर्शरी सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया में, इसके लिए हमने 4 पॉइंटर्स के बारे में बात करी। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अनएम्प्लॉयड और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखा जाए तो दोनों एक दूसरे की सिस्टर लगती है, बहनें लगती है, भाई लगते हैं, जो मर्जी मानो इनको। अब अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि अगर ठीक है, तो हम अंडर एम्प्लॉयड की बात करते हैं। क्या मतलब है कि जो अगर हम बात करते हैं लोगों की एग्रीकल्चर में कि जितने ज़रूरी है उससे ज़्यादा एम्प्लॉयड है एक लैंड में, तो अगर आप कुछ लोग मूव ऑन भी कर जाएंगे तो प्रोडक्शन प्रोसेस को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जितने भी वर्कर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसे केस में अंडर एम्प्लॉयड कहलाते हैं। अगर हम छोटे से फार्मर का एग्जांपल लेते हैं, लक्ष्मी का, जो हमारा केस बेस्ड भी हो सकता है, जिसके पास 2 हेक्टेयर अनइरीगेटेड लैंड है, अनइरीगेटेड लैंड है, जो डिपेंडेंसी उसकी किस पे, रेन और क्रॉप्स जैसे ज्वार और अरहर। जितने भी मेंबर्स हैं उसकी फैमिली के वो काम करते हैं प्लॉट में पूरे साल। वाई, क्योंकि उनके पास कोई और तरीका नहीं है कहीं और जाने का। हर कोई काम कर रहा है, कोई खाली नहीं है, बट एक्चुअली उनकी जो लेबर एफर्ट है वो डिवाइड हो गई है। हर कोई काम कर रहा है बट कोई भी पूरी तरीके से फुली एम्प्लॉयड नहीं है। ये एक सिचुएशन है अंडर एम्प्लॉयमेंट की, जहाँ पे लोग काम करते हुए तो नज़र आ रहे हैं बट उनका काम जो वो कर रहे हैं वो उनकी पोटेंशियल से कम है। तो इस तरह की जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है हिडन है, बजाय उसके जिसके पास पर्टिकुलरली जॉब नहीं है, क्योंकि जो नई जॉब है जिसके पास वो तो विजिबल है ना, वो अनएम्प्लॉयड नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे हिडन है। तो इस चीज़ को हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो अगर डिफरेंस आ जाए अंडर एम्प्लॉयमेंट का और डिस्गाइज का, तो समझ जाना कैसे लिखना है। डिस्गाइज का मतलब ही होता है छुपी हुई, और अनएम्प्लॉयमेंट इज़ डिफरेंट। अनएम्प्लॉयमेंट सामने से नज़र आ रहा है कि इस बंदे के पास जॉब नहीं है
और वो कम्प्लीटली क्लियरली विजिबल है, डिस्गाइज में विजिबिलिटी नहीं है, छुपी हुई है वो चीज़, और वो अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर छुपी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है वो है MG नरेगा 2005। ठीक है, उस एक्ट के बारे में 2005 जो सिंपल सी एक चीज़ कहता है, सिंपल सी बहुत छोटी सी बात कहता है, 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा गारंटी किया गया, अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो वो उसको गवर्नमेंट, इफ़ गवर्नमेंट फेल्स इट हैज़ टू प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अब आप पूछोगे MG नरेगा है क्या? MG नरेगा की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ये है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, इसके अंदर जो भी अच्छे से काम कर सकते हैं, काम करने की क्षमता रखते हैं रूरल एरियाज़ में, सबसे बड़ी बात है रूरल एरियाज़ में हम बात कर रहे हैं, रूरल एरियाज़ में यानी कि गांव के लोगों की। ठीक है, रूरल एरियाज़ में उनको गारंटेड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी एक साल में गवर्नमेंट के द्वारा। अगर गवर्नमेंट उनको वो प्रोवाइड नहीं करवा पाती है तो वो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी। इस तरह का वर्क जो है फ्यूचर में हेल्प करता है प्रोडक्शन को बढ़ाने से लैंड से, और इसी वजह से उसको लैंड प्रेफरेंस दी जाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जिस पर डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्टर्स के बारे में। सेक्टर्स में दो चीज़ें बेसिकली हमारे पास आ रही हैं यहाँ पे, तो बुक में भी खोल लूँ ताकि जिससे आपको एक व्यू रहे थोड़ा सा। इसीलिए ये मत समझना कि मैम बुक में से देख देख के पढ़ा रही तो पता नहीं मैम को आता है क्या, क्या आता है क्या नहीं आता। ये स्पेशली आप लोगों के लिए खोल के रखी गई है बुक, क्योंकि मेरे पास तो अपने नोट्स रेडी है, मेरे पास अपनी सब चीज़ें हैंडी है, सब कुछ रेडी है, बट आप लोगों के लिए तो उसी पेज पे कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको बाई चांस कुछ लगे कि यार बुक खोल के देखनी चाहिए तो आप देख सकते हो। ठीक है ना। सो यहाँ पर हमने सेक्टर्स को डिवाइड किया दो कैटेगरीज में, वन वी हैव इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनदर वी हैव इज अनऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप देखोगे आपके लेफ्ट, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, इसमें कांता के बारे में बात की गई है। कांता एक वो केस बेस्ड हो गया, और अनऑर्गेनाइज में कमल के बारे में। तो कांता जहाँ पर काम करती है उसको प्रॉपर ऑफिस टाइमिंग्स है, प्रॉपर लीव्स मिलती है, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन सब कुछ है, और प्रॉपर मेंटली पीस मिल जाती है। उसको प्रॉपर एक लेटर भी मिला है, फॉर्मल लेटर मिला है जिसके अंदर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्क दिए। वाइल दूसरे हाथ पर हमारे पास कमल है जो स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स में काम करता है, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से कम्प्लीटली बाहर है। कोई फिक्स्ड वेजेस उसके है नहीं, कोई उसको लीव नहीं मिलती है, और उसको कभी कोई लेटर नहीं मिला जिसकी वजह से उसका एम्प्लॉयर कभी उसको बाहर निकाल के फेंक सकता है। ठीक है, तो यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर बेसिकली क्या हो गया, वो सारे एंटरप्राइजेस या वो सारे काम की जगह जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेगुलर बेसिस पे होती है और लोगों को काम मिलता है, राइट, जिसके अंदर गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड होगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी। कमल के अंदर बेसिकली स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से पूरी तरीके से बाहर होती है, और यहाँ पर जॉब्स लो पेड होती है, रेगुलर नहीं होती, कोई प्रोविजन नहीं होता ओवर टाइम का, पेड लीव का या हॉलीडेज़ का, कोई लीव्स नहीं होंगी सिकनेस की, एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं होती, उनसे जब मर्जी बिना किसी कारण के उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह के सेक्टर्स में भी काम कर रहे हैं, गलियों के अंदर काम कर रहे हैं, रिपेयर काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट जो मैंने देखो टेबल एक और बनाई हुई है जिसमें हम बात कर रहे हैं सेक्टर्स की जो ओनरशिप के बेसिस पे है। इसमें ओनरशिप के बेसिस पे वी हैव टू सेक्टर्स विच वी हैव इज पब्लिक सेक्टर एंड अदर वन इज प्राइवेट सेक्टर। तो बेसिकली क्या हो गया, अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट ओन करती है सबसे ज़्यादा एसेट्स को और बहुत सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं इसमें तो बात अगर हम करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, इसके अंदर अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें जितनी भी ओनरशिप ऑफ एसेट्स है, डिलीवरी सर्विसेज की, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज के हाथ में है। रेलवे, पोस्ट ऑफिस ये एग्जांपल है पब्लिक सेक्टर का। वेयर जो कंपनीज होगी टाटा, आयरन, स्टील, टिस्को वगैरह, ये सारी प्राइवेटली ओन्ड। ठीक है, विद दिस वीडियो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर आपको अच्छा लगे डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, अब आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे अभी लेटेस्ट में आपका भी क्या नाम है इंग्लिश का पेपर लाइंड अप है, 12th इंग्लिश का, तो उसकी भी आपको वीडियोस अपडेटेड मिलेंगी। और आई होप आपको वीडियोस जल्दी ही अपडेटेड मिलेंगी, विद इन अ डे और 2 यू विल गेट अपडेटेड वीडियोस फॉर द सेम। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि जैसे सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको सबसे पहले अपडेट आ जाएगा एंड यू कैन ईजिली। और कुछ प्राइवेटली आप मुझसे आस्क करना चाहते हो तो मैंने उसके लिए अपना लिंक में कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह भी शेयर किए हुए हैं, यू कैन कनेक्ट विद मी, राइट। थैंक यू।